उत्तराखंड में अलग अलग जेलों से पैरोल पर रिहा किए गए 500 से ज्यादा कैदी अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोरोना काल में जेल में जगह न होने की वजह से 800 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था, लेकिन 500 से ज्यादा कैदियों ने पैरोल खत्म होने के बावजूद भी सरेंडर नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक कुछ कैदियों पर गंभीर आरोप है। खबर सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। कहा जा रहा है कि अगर जल्द कैदियों ने सरेंडर नहीं किया तो इनाम भी घोषित किया जा सकता है। जेल के द्वारा जो है इसमें प्रयास जो है पुलिस भी इसमें जिला पुलिस भी कर रही है कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पैरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ अंडर ट्रायल्स भी होते हैं जो विचाराधीन बंदी होते हैं। ऐसे भी लगभग 500 के करीब ऐसे भी है जिनको इंटरिम बेल जो है उनकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है सरेंडर वो नहीं हुए हैं। तो ऐसे समस्त लोगों को जो है जेल के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और उसमें जो है संबंधित जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है इनको भी जो है इस बारे में अवगत कराया गया है और उसमें सारी पुलिस उनको जो है अभी तलाश कर रही है। ऐसे लोग जो फरार हैं, जो कोरोना काल के बाद जो है जिन्होंने वापसी नहीं हुई है, इनको जल्द ही जो है पुलिस अरेस्ट करेगी। इन पे तो आपको बता दें कि कोरोना काल के वक्त 800 कैदी पैरोल पर रिहा किए गए थे क्योंकि जेल में इतनी जगह नहीं थी, ये हवाला दिया गया था। लेकिन अब जो है 500 से ज़्यादा कैदी ऐसे हैं जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अरुण, जिस तरह से जानकारी दी जा रही है 800 में से 550 कैदी अभी ऐसे हैं जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है, क्या कहा जा सकता है? क्या पुलिस प्रशासन इन कैदियों पर निगरानी नहीं बनाए हुई थी? लापरवाही कहाँ हुई है? जी दिव्या, देखिए कोविड काल के दौरान जब जेलों में अधिक बोझ था तो ऐसे में क्योंकि कोविड भी चल रहा था तो उसी के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया था कि जो जेलों में कैदी हैं, जो ज़्यादा संख्या में कैदी हैं उन्हें पैरोल दी जाए और करीब उत्तराखंड में ऐसे ही 800 कैदियों को जो है वो पैरोल दी गई थी, पैरोल पर उन्हें बाहर किया गया था। जिसके बाद कोविड काल समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा सरेंडर करना था, लेकिन करीब 250 से ज़्यादा कैदियों ने सरेंडर कर दिया। तो वहीं कुछ ऐसे कैदी हैं जो अभी तक सरेंडर नहीं कर पाए हैं। तो करीब ऐसे कैदियों की संख्या 550 है और 550 ऐसे कैदी हैं जो अभी भी फरार चल रहे हैं, यानी कि जिन्होंने सरेंडर नहीं किया। तो ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जरूर इससे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि कोविड काल को खत्म हुए हुए 2 साल का वक्त हो चुका है और 2 साल बाद पुलिस प्रशासन को ये याद आ रही है कि जो कैदी भी फरार हैं। तो ऐसे में आखिर 2 साल तक पुलिस प्रशासन कहाँ था और उन कैदियों की सुध क्यों नहीं ली गई जो कैदी फरार थे, जो उन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो तब उन पर कार्यवाही क्या की गई, उन्हें तब क्यों नहीं ढूंढा गया। और अब 2 साल बाद इस तरीके की याद पुलिस प्रशासन को आ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी इसमें साफ तौर पर दिखाई देती है कि लापरवाही जो है वो बढ़ती गई है। लेकिन ऐसे में अब जो फरार कैदी हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन जरूर एक्टिव दिखाई दे रहा है और अब ये कहा जा रहा है कि जब सभी 13 जिलों के एसएसपी, एसपी और वहाँ के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द इन कैदियों तक पहुंचे और दबिश दी जाए और साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो इन कैदियों पर इनामी घोषणा भी तैयारी जो है वो की जा रही है। लेकिन अब इन कैदियों तक पहुंचना पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है और चुनौती किस लिए है? चुनौती इसलिए है कि क्योंकि अब करीब कोविड काल को खत्म हुए भी 2 साल का समय हो चुका है। तो ऐसे में इनकी लोकेशन ट्रेस करना, दबिश देना और कैदियों को पकड़ना काफी चुनौती जो है पुलिस प्रशासन के सामने बनेगी और इसी तरीके से जो है ये होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो ऐसे में पुलिस इन कैदियों को किस तरीके से पकड़ती है, इनकी धरपकड़ किस तरीके से करती है, अन्य प्रदेशों की जो पुलिस है उससे क्या कुछ मदद ली जाती है और उनसे समन्वय बिठाकर किस तरीके से इन फरार कैदियों को वापस लाया जाता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी और ये बड़ा सवाल भी है। और इसी के साथ साथ जो है कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो गंभीर मामलों में जिन पर धाराएं थी और जो जेलों में बंद थे लेकिन वो भी जो है फरार चल रहे हैं। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि सियासत भी इसको लेकर गर्म हो चुकी है। विपक्ष
विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि सरकार की कार्यप्रणाली और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर ये सीधे तौर पर सवाल है कि आखिर इस तरह कहाँ तक अभी तक पुलिस प्रशासन था और अब तक क्यों नहीं इनकी सुध ली गई। जो कैदी भागे गए थे अब तक क्यों इनकी धरपकड़ नहीं की, और अब 2 साल बाद जो है इस तरीके की याद आ रही है कि 550 कैदी जो है फरार है। तो ये लापरवाही सरकार की और पुलिस प्रशासन की लगातार दिखाई दे रही है और इसको लेकर विपक्षी दल भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा किस तरीके से इन कैदियों को दोबारा पकड़ा जाता है और कब तक इन्हें जो है पकड़कर वो दोबारा जेलों में बंद किया जाता है। अच्छा अरुण, क्या ये नॉर्मल प्रोसीजर है? अगर किसी कैदी को पेरोल दी जाती है तो क्या वो सेल्फ सरेंडर करता है या पुलिस लगातार उसकी निगरानी बनाए रहती है? अगर ऐसा है तो फिर अब तक ये काम नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, जो गंभीर अपराधों में कैदी वांछित थे उन पर कम से कम निगरानी रखी जानी चाहिए थी। क्या हवाला दिया जा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी मानेगा, अपनी लापरवाही मानेगा? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से क्योंकि कोविड काल में जब इनको छोड़ा गया था तो शर्त ये रखी गई थी कि इन्हें वापस अपने आप ही जो है वो सरेंडर करना है और कुछ ऐसे कैदियों पर नज़र भी रखी जानी थी ताकि, क्योंकि कोविड काल में सभी जगह जो बंद था और ऐसे में जिस तरीके से तमाम चीज़ें उस वक्त घटित हो रही थी तो उसके मद्देनजर इस तरीके का फैसला लिया गया था। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था कि इन कैदियों को तुरंत जो है वो जेलों में बंद किया जाना चाहिए था और इन पर लगातार वो नज़र पुलिस प्रशासन को रखनी चाहिए थी। लेकिन लापरवाही जरूर इसमें दिखाई गई है। लापरवाही जो है जरूर साफ देखी जा सकती है कि लापरवाही बढ़ती गई है। तो ऐसे में अब क्या कुछ आगे कदम उठाए जाते हैं और पुलिस इन्हें पकड़ने में कितनी सफल होती है और कब तक इन्हें पकड़ पाती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये अभी जो है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि 550 कैदी बताए जा रहे हैं जो अभी भी फरार चल रहे हैं। किस तरीके से उनमें निगरानी की जा रही है? क्या सोर्सेज ऐसे हैं जो पुलिस इस्तेमाल करेगी अब इनको पकड़ने के लिए, या फिर ये जो है जिले से बाहर चले गए हैं या प्रदेश से बाहर चले गए हैं, उसको कैसे ढूंढा जाएगा? जी दिव्या, यही सबसे बड़ा सवाल है जो आपने किया है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि जो कैदी हैं 550 ऐसे कैदी हैं, यानी कि 2 साल का वक्त बीत चुका है। ऐसे में कुछ कैदी फरार भी हुए होंगे, कुछ कैदी कहीं और भी गए होंगे। तो ऐसे में इन कैदियों तक किस तरीके से पहुंचा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लोकेशन ट्रेस करना सबसे बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के सामने इस वक्त है, क्योंकि कई कैदी ऐसे भी हैं जो फरार हुए होंगे और कभी कई गंभीर अपराधी भी हैं। तो ऐसे में इन तक किस तरीके से पुलिस पहुंचेगी, हालांकि जो पुलिस का खुफिया तंत्र है वो किस तरीके से इन कैदियों तक पहुंचता है और दूसरे प्रदेशों की पुलिस के साथ समन्वय कितना बिठाया जाता है और दूसरे प्रदेशों की पुलिस कितना सहयोग उत्तराखंड पुलिस का करती है और कब तक इन कैदियों को दोबारा पकड़ा जाता है, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की कपाट की तिथि घोषित होने के बाद आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि आज विजयदशमी के मौके पर पंचांग गणना के बाद ये तय किया गया है कि 17 नवंबर को रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस मौके पर बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी अमरनाथ नंबूदरी, बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार समेत कई तीर्थ पुरोहित मौजूद रहे। कि आप अपने मुखारविंद से मुहूर्त की घोषणा करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। निश्चित रूप से शास्त्र। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तिथि घोषित कर दी गई है, बद्रीनाथ धाम के कपाट कब बंद होंगे आज ये तय हो चुका है, क्या उसे लेकर जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल दिव्या, क्योंकि उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है वो अब अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में क्योंकि 6 माह से देवता पूजन दे 6 माह से मानव चतुर्था की अर्थात 6 महीने जहां देवता पूजन करते हैं और 6 महीने मानवों को पूजा का अधिकार है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान बद्रीनाथ के कपाट जो है इस वर्ष 17 नवंबर 2024 को रात्रि 9:07 पर मिथुन लग्न में बंद होने हैं। तो उसके लिए लेकर कहीं ना कहीं तैयारी पूरी कर दी गई है। उसे पूर्व पंचांग पंचदेव पूजन जो होता है, चाहे भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन हो
गणेश जी का पूजन हो, इसी के साथ ही माता मूर्ति का पूजन हो, भगवान केदारेश्वर के कपाट बंद होने हो, तमाम प्रक्रियाएं जो हैं, इसी के साथ ही शंकराचार्य भगवान का पूजन, तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो पूरी होनी है। क्योंकि 17 नवंबर को कपाट बंद होने हैं, तो उससे पूर्व 12 नवंबर से जो है प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। टिहरी राज दरबार से जो है वर्तमान प्रतिनिधि जो वो पहुंचेंगे, इसी के साथ ही नौटियाल राजगुरु नौटियाल हैं, डिमरी पंचायत के तमाम सदस्य हैं, वो बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। और उसके बाद जो है 12 नवंबर से जो है कपाट बंद होने की जो विधिवत प्रक्रियाएं पंचदेव पूजन की होती हैं वो प्रारंभ कर दी जाएंगी। और अंततः 17 नवंबर रात्रि को जो है भगवान बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो बद्रीनाथ धाम से भगवान शंकराचार्य की गद्दी हो, उद्धव जी की डोली हो, इसी के साथ ही भगवान बद्रीनाथ की जो मूर्ति है वो नरसिंह मंदिर जो सिमट लाई जाएगी। और उसके बाद शीतकाल में जो है नरसिंह मंदिर में ही भगवान का पूजन अर्चन होगा। अच्छा, यहाँ पर हमने अमूमन देखा है विपक्ष ये बात कहता आया है, सरकार को एक सुझाव के तौर पर ये कहा गया है कि जिस तरह से 6 महीने यात्रा चलती है, वही 6 महीने जो शीतकाल गद्दी स्थल होता है वहाँ पर भी पर्यटकों का रुझान बढ़ाने की जरूरत है। क्या इस बार उस पर ध्यान दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जहाँ तक बद्रीनाथ धाम के संदर्भ में बात रही, तो बद्रीनाथ धाम का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है नरसिंह मंदिर जो सिमट, तो यहाँ पर पर्यटक जो है ठंडियों में भी आते हैं, क्योंकि विंटर सीजन होता है। औली में बड़े पैमाने पर जो है पर्यटक पहुंचते हैं, और औली के बाद कहीं ना कहीं पर्यटक जोशीमठ का रुख जरूर अपने आप में करते हैं। तो बद्रीनाथ की जो यात्रा है वो शीतकाल में भी कहीं ना कहीं, हालांकि छोटे पैमाने पर होती है, उसको बड़ी पैमाने पर करने की जरूरत है। और उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए, पिछले वक्त हमने देखा कि जो ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं आदिगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने भी ये पहल की थी। ये अब चारों धामों की शीतकाल की यात्रा प्रारंभ की जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं पहल शुरू की जा रही है। और उत्तराखंड सरकार अपने स्तर पर भी इसके लिए तैयारियां कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।